तमाम अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं और मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हैं और आप सुबह से देख रहे हैं किस तरह से हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। किस दिग्गज ने वोट डाला, किसने क्या कहा, तमाम तस्वीरें सबसे पहले न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। विवेक तिवारी के पास चलते हैं जो कि लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, इस वक्त क्या तस्वीरें, 12 से ज्यादा हो चुका है वक्त अभी। अगर हम 9 बजे से 11 बजे के बीच की बात करें तो थोड़ा सा मतदान का प्रतिशत लखनऊ में बढ़ा है, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि उसको बहुत हम संतोषजनक कह सकें। 21% लखनऊ में आसपास 11 बजे तक पोलिंग हुई थी। अब 1 बजे का थोड़ी देर में हमारे पास फिगर आ जाएगा। बाकी जिलों की अगर हम बात करें तो लखीमपुर हुआ, पीलीभीत हुआ, यहाँ 25 से 26% तक मतदान हो गया है। और जो 9 जिले हैं 11 बजे तक के फिगर्स की अगर हम बात करें तो जो सबसे कम जहां पर मतदान हुआ है वो लखीमपुर और उन्नाव जिले हैं, लखनऊ और उन्नाव जिले हैं। तो अभी तक लखनऊ में वोटिंग पैटर्न वही है जो पिछले विधानसभा चुनाव में रहा करता था। 56, 57, 58% के आसपास लखनऊ में मत पड़ते थे और अभी तक जो एवरेज है पूरे प्रदेश में इस वक्त 22.6 का, उससे भी नीचे लखनऊ का औसत है अभी तक मतदान का। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में, आने वाले घंटों में और ज्यादा लोग अपने घरों से निकलकर मतदान करेंगे। लखनऊ की अगर हम बात करें तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत के मामले में बहुत अच्छा नहीं है। हम एक आदर्श मतदान केंद्र के बाहर बैठे हुए, हम चाहेंगे कि दिखाएं, देखिए किस तरह से लोग निकल करके आ रहे हैं। बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, वो सारे लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जो प्रतिशत मतदान का है लखनऊ में वो बहुत अच्छा अभी तक नहीं है। और हम अपने दर्शकों से एक बार फिर से, लखनऊ वासियों से खास तौर पर अपील कर रहे हैं कि वो आए और अपना मतदान करें। हमारे साथ कुछ लोग वोट दे करके आए हैं, आप मतदान करके आए हैं। तो राहुल जी, करहल बेहद दिलचस्प यहाँ पर हो गया है और क्या लग रहा है कि कुछ खतरा, क्योंकि करहल को लेकर तमाम तरह के कयास अब लगने लगे हैं कि कहीं ये नंदीग्राम वाली हालत करहल में भी ना हो जाए। बीजेपी ने प्रयास तो पूरा किया है इस चीज़ को लेकर, लेकिन एक चीज़ जो अभी वो संख्या बता रहे थे कि वो पिछले बार के आंकड़े देख लीजिए आप, हाफ सेंचुरी भी नहीं थे, क्योंकि वो 47 की संख्या पे थे, इसलिए वो ये चीज़ कह रहे हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 2012 में भारतीय जनता पार्टी भी बिल्कुल इसी आंकड़े पे खड़ी थी, तो वो भी 47 पे थी और सीधे 47 से 325 तक का यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दी 2012 से 17 के बीच में। तो जनता जनार्दन है, वो कब किसको बिल्कुल ऊपर जो है कि पर्वत शिखर पे बैठा दे और कब किसको जमीन पे ले आए, कोई कहना बड़ा मुश्किल चीज़ है। लेकिन हाँ, करहल वाली जो सीट है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की इस चीज़ के लिए तारीफ की जानी चाहिए कि वो हर चीज़ को काफ़ी गंभीरता के साथ करती है। वहाँ पे उन्होंने एक तरह से जो है कि एसपीएस बघेल को जो सीट उन्होंने दिया, जो कि मुलायम सिंह यादव के काफ़ी निकटतम रहे थे और वो चुनाव प्रचार में लगातार कह भी रहे थे कि भाई मुलायम को तो उनके पुत्र ने धोखा दिया, लेकिन मैं अभी भी सम्मान करता हूँ, उनको धोखा नहीं देता हूँ, कभी धोखा नहीं दिया है। और एक तरह से ये जब ये प्रचार चल रहा था तो ऐसे स्थिति में फिर हम लोगों ने देखा कि अखिलेश यादव परिवार सीधे सीधे जो है कि मुलायम सिंह यादव के साथ ही जो है वो चुनाव प्रचार करते हुए दिखे और उनको सामने फ्रंट पे आना भी पड़ा ये चीज़। तो लेकिन फिर भी जो तमाम लोग वहाँ पे देख रहे हैं कि वो मुकाबला जो है कि वहाँ वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जब हम लोग देख रहे थे चुनाव के बाद से ही आप लगातार पश्चिम बंगाल में बने हुए थे रमन साहब, हमें याद है आपकी उस समय कि आप लोग लगातार बता रहे थे वहाँ कांटे की टक्कर थी बंगाल में ममता बनर्जी के सीट पे। लेकिन यहाँ पे जो तमाम लोग बता रहे हैं कि स्थिति जो है कि अभी वो समाजवादी पार्टी के लिए चिंताजनक नहीं है करहल में। चलिए, मेरे वरिष्ठ सहयोगी विवेक जी जुड़े हुए हैं और उन्होंने काफी चुनाव उत्तर प्रदेश के कवर किए हैं। 2 सवालों के साथ उनके पास चलते हैं, फिर सर्वेश्वर जी के पास आते हैं। विवेक जी, 2 सवाल। पहला तो ये कि हर चुनाव में एक नया मुद्दा ऐड हो जाता है, इस बार आतंकवाद का मुद्दा ऐड हो गया है इस चरण के लिए, कितना असर वो डालेगा, साइकिल भी इसमें आ गई। दूसरा ये कि करहल को लेकर जो कहानियां आ रही हैं तमाम सोशल मीडिया में, क्या कुछ सच्चाई है या फिर सिर्फ कहानी है? देखिए, मैं करहल में जिस दिन मतदान हुआ था मैं वहीं पर था और ऐसा लग रहा है कि जो कहानियां हैं वो कहानियां ही रह जाएंगी। जहां तक मुलायम सिंह यादव के अपने बेटे के पक्ष में उतरने की बात है और इसको लेकर के अगर ये कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह को उतरना पड़ा, तो ये कैंपेन की स्ट्रेटजी होती है। आखिर अमित शाह भी तो गोरखपुर में रोड शो करके आए हैं, तमाम जगहों पर जा रहे हैं, वहां से तो योगी आदित्यनाथ की जीत पक्की मानी जा रही है। तो ये एक प्रचार की स्ट्रेटजी होती है, बड़े नेताओं को उतारा जाता है। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का संसदीय क्षेत्र है, तो वहाँ जाकर अगर वो अपने बेटे के लिए वोट मांगते हैं तो इसका ये मतलब कैसे लगाया जाए कि वहां से वो हार जाएंगे अगर मुलायम सिंह नहीं उतरेंगे। देखिए, ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, इस पर हम ज़्यादा गौर करने के बजाय 10 मार्च तक आप वेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एसपी सिंह बघेल खड़े ज़रूर किए गए हैं, लेकिन वो जो बेल्ट है करहल की, वो यादव परिवार का किला है। उससे 5 किलोमीटर दूर पर सैफई है, जो घर है यादव परिवार का। तो करहल में अखिलेश यादव को हरा पाना, अगर वो ऐसा होता है तो बहुत बड़ा चमत्कार होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और चमत्कार बहुत कम ही हुआ करते हैं। दूसरा जो आपने प्रश्न किया है
कि मुद्दे, आतंकवाद का जो मुद्दा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कई मुद्दे उठाने की कोशिश की है और 2-3 दिन पर कोई ना कोई मुद्दा वो नया लेकर के आते हैं और वो सारे मुद्दे कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करते हैं कि जो हम कहते हैं ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स को बढ़ावा देती हैं। तो बीजेपी ने पूरी कोशिश की है कि ध्रुवीकरण के आधार पर, जैसा 2017 में उनको रिकॉर्ड मतदान उनके पक्ष में हुआ था, वो इस बार भी हो। अखिलेश यादव ने सामाजिक समीकरण बना रखा है। तो ये जो पूरा का पूरा इलेक्शन उत्तर प्रदेश का है, ध्रुवीकरण बनाम सामाजिक समीकरण का बनता चला गया है। अब इसमें किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये फैसला जनता को करना है और मुद्दे राजनीतिक दल अपने पक्ष में वोट करने के लिए बनाते ही रहते हैं। दूसरा उसको किस तरह से टैकल करता है, ये भी देखना होगा। लेकिन हाँ, इस चुनाव में अब तक जो मुद्दे बने हैं वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही ज्यादातर बनाए गए हैं। अखिलेश यादव ने उसका जवाब दिया है या फिर वो जो एक कोर इश्यूज है उसको लेकर के स्टिक रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की है कि हर 2-3 दिन बाद या नए चरण में कोई नया मुद्दा खड़ा किया जाए और आने वाला जो चरण है देखा जाएगा उसमें क्या और कोई नया मुद्दा बीजेपी जोड़ पाती है। सर्वेश्वर जी, आपके पास आएंगे। ये जो मुद्दा था आतंकवाद का, हमने देखा कि बीजेपी बाउंसर मार रही है आतंकवाद की, लेकिन अखिलेश यादव उस पर पुल कर दे रहे हैं। यानी उस बीजेपी के बॉल पे वो खेल नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर बीजेपी के पिच पे आप करेंगे बैटिंग तो आप आउट हो जाएंगे। और अखिलेश की तारीफ करनी चाहिए, यहाँ पर इस पर वो जवाब बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। वो करे आतंकवाद नहीं, वो करने नहीं। आप जो मुद्दों पे बात करिए, सामाजिक समरसता की बात करिए, भर्ती की बात करिए। देखिए, अखिलेश यादव जी के पास फिर तो कुछ बचता नहीं, क्योंकि वो बैकफुट पे हैं। अगर एक फोटो ही आ गई, आप मान ले कि फोटो कोई भी नेता के साथ कोई कहीं भी खिंचा ले, उनका कहना है, उनके पार्टी के तमाम प्रवक्ता कहते हैं, लेकिन अगर वो उस मुद्दे पे अपने आप को उलझा लेंगे तो फिर वो उसी में फंस के रह जाएंगे। तो इसलिए उससे वो बचना चाहते हैं। और जो बात है वो सच्चाई है, वो सच्चाई है, उससे हम आप दरकिनार नहीं कर सकते। अगर शुरुआत देखा जाए, अगर बात किया जाए मुलायम सिंह यादव जी का कि उन्होंने जो रेपिस्ट थे उनके लिए ये बात कह दी कि लड़के तो लड़के होते हैं। फिर 2012 में तो इन्होंने खुद कहा कि आखिर मुस्लिम के बच्चे जो आतंकवादी घटना में बंद है जेल में, आखिर ऐसे ऐसे बात तो इन्होंने खुद ही कही है। और फिर अगर बीजेपी के द्वारा जो चक्रव्यूह रचा गया है, अगर उसमें अपने आपको वो फंसा लेंगे तो फिर तो उनके सामने में कोई मुद्दा ही, कोई मतलब चारा ही नहीं रहेगा। वो फिर कैसे खेल पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो वो फूक फूक की मतलब पैर कदम रख रहे हैं, जिससे कि बीजेपी की जो बिछाई हुई जो बिसात है उसमें वो कहीं फंस के ना रह जाए। राहुल जी, मैं सवाल इसी में जोड़ लीजिए, राजनीति के अर्जुन माने जाते हैं मुलायम सिंह यादव, तो क्या अभिमन्यु तो नहीं बन जाएंगे अखिलेश यादव यहाँ पे, या चक्रव्यूह पार कर जाएगी? नहीं, मुझे लग रहा है कि पार कर जाएंगे, और पार करने में योगदान ना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, इस मुद्दे को, आतंकवाद के मुद्दे को बीजेपी ने बड़ा सावधानी से, बड़े अच्छे ढंग से उठाया था। हाँ। और उसका जनता के ऊपर प्रभाव भी पड़ रहा था। जो सर्वेश्वर जी तर्क दे रहे हैं वो तर्क भी मजबूत है, मैं उससे भी सहमत हूँ। हाँ। लेकिन जब आप इस आलोचना को उठाते उठाते यहाँ तक ले जाते हैं कि साइकिल ही आतंकवाद का प्रतीक है, तो फिर वो क्या होता है ना कि उस जगह से वो बैकफायर करने लगता है। जो प्रधानमंत्री जी ने वो भाषण दिया कि वो देखो हर जगह साइकिल पे ही आतंकवादी मिलते हैं, साइकिल पे ही विस्फोट होता है। तो एक तरह से जिस तरह से साइकिल को आप चुनाव चिन्ह के ऊपर अगर आप हमला करेंगे, तो वहां पे क्या हो रहा था कि इस आरोप में फिर ये पॉलिटिकल आरोप प्रथम दृष्टया दिख रहा था, इसमें लॉजिकल नहीं दिख रहा था। जबकि उसके पहले तक, जैसे अभी सर्वेश्वर जी जो तमाम आरोप लगा रहे थे, तो वहां तक मैं आरोप नहीं मैं आपको नहीं, मतलब मैंने ये बीजेपी का ही आरोप थे और सच्चाई है। सर्वेश्वर जी, मैं कह रहा हूं यहां तक बीजेपी भी लगा रही थी, वो लॉजिकल स्तर पर जा रहा था। लेकिन जब आप सीधे कहें कि साइकिल ही आतंकवाद है या इस तरह की चीज करते हैं, फिर वो स्पष्ट हो जाता है कि आरोप पॉलिटिकल है, और फिर उसका जो प्रभाव होता है वो जनता के बीच में घट जाता है, वो बैकफायर भी करता है। तो एक तरह से अखिलेश यादव कहीं न कहीं उसमें फंस भी नहीं रहे। तो जो आपका सवाल था कि क्या वो अभिमन्यु बन जाएंगे, तो देखिए, हम लोग अभी तक देखें कि एक गड़बड़ी उनसे हुई थी। उन्होंने जिन्ना का नाम ले लिया था, और उन्होंने एक बार जिन्ना का नाम लिया तो किस तरह से बीजेपी ने उनको घेरा, लेकिन उसके बाद लगातार वो कहीं न कहीं उन गलतियों से वो लगातार बचते हुए दिखे। वो बीजेपी के पीछे वो जाने से लगातार बच रहे हैं। लेकिन राहुल जी, पाकिस्तान प्रेम ले लिया था, वो उनकी गलती रही नहीं फंसा रही है। लेकिन एक तरह से कहीं न कहीं इस प्रकार की गलती जिस तरह से पहले या दूसरी पार्टियां और जगहों पे कर जाती हैं, उस प्रकार की गलतियां वो काफी कम कर रहे हैं। एक तरह से सुलझे हुए ढंग से ही चल रहे हैं, वो अपने मूलभूत मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। और अगर वो इसमें थोड़ा भी बीजेपी के ट्रैप में आएंगे तो फिर वो फंसेंगे। फिर ठीक है, विवेक जी के पास चलते हैं। विवेक जी, देखिए, अभी जो आतंकवाद का मुद्दा उठा है अवध क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं, उसके बाद हम पूर्वांचल में जाएंगे, जब वो आजमगढ़, जौनपुर, मऊ वाला ये इलाका आएगा। और चूंकि आजमगढ़ के 6 बच्चे हैं जिनके ऊपर आरोप लगा, जिनको फांसी की सजा भी दी गई है, और वहीं के एक जो जिनके ऊपर फांसी का सजा का उनको सुनाई गई है, उनके पिता अखिलेश यादव के साथ आए थे। क्या इस मुद्दे को अब बीजेपी इस शर्त से लेके आगे प्रमुखता से उठाएगी?
देखिए, जो ट्वीट किया गया था अखिलेश यादव के साथ उस व्यक्ति की जो आतंकवादी के मामले में जिसको सजा मिली है गुजरात में अहमदाबाद ब्लास्ट में, हाँ। उसके पिता के साथ अखिलेश यादव की जो तस्वीर वो भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता ने ट्वीट की थी, वहीं से वो फिर वो खबर आगे बढ़ी है। तो बीजेपी कोशिश तो कर रही है। देखिए, आजमगढ़ को लेकर के हमेशा से एक परसेप्शन रहा है और कुछ हद तक ये बात सही भी है कि एक समय में ये भी खबरें आई कि यहाँ से बच्चे निकल कर अलकायदा के लिए प्रोत्साहित किए जा रहे हैं, उनको वहां के लिए भेजा जा रहा है। दरअसल आजमगढ़ का जो ये इलाका है, खासतौर से सराय मीर एक जगह है आजमगढ़ में, जहां से अबू सलेम निकल करके आए थे। जब दाऊद इब्राहिम का जलजला हिंदुस्तान में कभी हुआ करता था, उनके दाहिने हाथ थे अबू सलेम वहीं के रहने वाले हैं जी। तो वहां से जब बहुत सारे लोग ऐसे हुए, लड़के जो बेरोजगार हुए या जिनको वहां के मुंबई की माफिया लॉबी ने उनको यहां से लेकर आजमगढ़ से लेकर के मुंबई में प्रस्थापित किया, उनको उनसे हत्याएं करवाई और राजनी करवाई, वसूली करवाई, तो एक ट्रेंड सा वहां पर बन गया था। और उसके बाद दाऊद इब्राहिम के आतंकवाद से संपर्क हुए और अबू सलेम के भी हुए, फिर वो चीजें वहां तक आगे बढ़ती चली गई। तो ये बात सही है कि आजमगढ़ के कुछ लोग इस पेशे में, इस आतंकवाद के धंधे में, या जो माफिया गिरी मुंबई में एक समय में हुआ करती थी उसमें शामिल जरूर हुए थे। लेकिन इसके आधार पर किसी जमात को, किसी जिले को बदनाम कर देना ये कहीं से उचित नहीं है। ये कुछ उदाहरण, एक्सेप्शन जरूर थे जिसको ठीक किया जाना चाहिए। कौन सी परिस्थितियां थी जो यहाँ के लोग वहां के माफिया लोगों से प्रभावित होकर के वहां गलत राह पर चले गए थे। इसका मतलब ये नहीं कि आजमगढ़ अपने आप में कोई बदनाम जगह है। आजमगढ़ गढ़ है, वहां विवेक जी, चूंकि मैं तो खुद वहीं से आता हूं, और जब ये बाटला हाउस वाला कांड हुआ था, मैं दिल्ली में यहाँ था, और दिल्ली में तो मैं आऊंगा, चर्चा करूंगा, लेकिन योगी जी अमेठी में कुछ बोल रहे थे, उसको सुना देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आई थी 2012 में, उसने निर्णय क्या लिया था? भाइयों बहनों, उसने पहला निर्णय लिया था हमारे आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। पहला निर्णय इस समाजवादी पार्टी का आतंकवादियों के लिए समर्पित था, चाहे वह आतंकवादी अयोध्या पे हमला करने वाले रहे हो, संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले रहे हो। संकट मोचन मंदिर पर जब हमला हुआ था 28 निर्दोष लोग मारे गए थे। लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला हुआ था, 15 से ज्यादा वकील मारे गए थे। गोरखपुर में, कानपुर में, बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ था, और इन सभी आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का कार्य किया था। हम धन्यवाद देना चाहेंगे उस समय की न्यायालय को, जिसने समाजवादी पार्टी के इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने दिया। और चलिए सीधा आपको लेकर चलते हैं बहराइच, जहां अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं। आपका और आज तो वोटिंग का भी दिन है। आज ऐसा वोट पड़ रहा है कि चौथे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन को बहुमत मिलने जा रहा है। मैं बहराइच की जनता का और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं और हमारे मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामहर्ष जी, समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व में रहे मंत्री याशिर शाह जी, समाजवादी पार्टी के बला के प्रत्याशी अक्षयवर लाल कनौजिया जी, मैसी से हमारे समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी के ओझा जी, केसरगंज से समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी आनंद यादव जी, प्रयागपुर से मुकेश श्रीवास्तव जी, नानपारा से समाजवादी पार्टी और गठबंधन की प्रत्याशी
श्रीमती माधुरी वर्मा जी, मटेरा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती मारिया शाह जी, मंच पर हमारे साथ एमएलसी हाजी इकलाक खान साहब, पूर्व विधायक दिलीप वर्मा जी, पूर्व सांसद सावित्री फूले जी, डॉक्टर अलविया शाह जी, अब्दुल मनान जी, जफर उल्ला खान साहब, भगत राम मिश्रा जी, सरहद जी, लक्ष्मी नारायण यादव, रफ़ी अहमद साहब और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता जो मंच पर हैं और दूसरे मंच पे जो दिखाई दे रहे हमारे सभी नेता कार्यकर्ता, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जैसे जैसे चरणों का चुनाव आगे बढ़ा है, ऐसा लग रहा है कि जनता मुकाबला कर रही है और हर चरण में समाजवादी पार्टी और गठबंधन को बहुमत दे रही है जनता। पहले चरण से ही आपको खबरें आने लगी होंगी और दूसरे चरण में जो बढ़त बनाई, उसके बाद तीसरे चरण में हमें वोट डालने का मौका मिला, वहां भी बढ़त समाजवादी पार्टी को और गठबंधन को मिली है। आज चौथे चरण का वोट पड़ने जा रहा है और मैंने पहले ही कहा था कि जिस समय मतदान हुआ पहले और दूसरे चरण का, समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने पहले 2 चरण में ही शतक लगा दिया और आज के बाद जब शाम होगी वोट पड़ जाएगा तो दूसरा शतक भी गठबंधन लगा देगा। ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस बार गठबंधन की और समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बने। और जिन लोगों ने भी ये जन सैलाब देख लिया होगा, हो सकता है वो दूर से देख रहे हों, ये बहराइच का जन सैलाब देख करके बहुत सारे उनके नेता अदृश्य हो जाएंगे, अब दिखाई नहीं देंगे। ये लगता है ऐलान हो गया है बहराइच से कि इस बार 22 में 22 किल। ये आज मैं ऐलान मान लूं बहराइच से। ऐसा चुनाव पहली बार देखने को मिल रहा है जहां जनता चुनाव लड़ रही है। मुझे लगता लोकतंत्र के इतिहास में ये पहला चुनाव हो रहा है जहां जनता खुद लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के और उनके नेताओं के घरों से झंडा उतर गया है और इनकी गाड़ियों से भी झंडे उतर गए हैं। बताओ उनके चेहरे डाउन हो गए कि नहीं हो गए? मैंने कल बहराइच में यहीं पर मैंने मंच देखा। कल मैं जब मंच देख रहा था, कोई बोल रहा था और जो कुर्सियों पे बैठे थे वो ऐसा लग रहा था कि पत्थर के बैठे हुए सब लोग। अभी तो बहराइच ने बोर्ड नहीं डाला है, इतना क्यों डरे हुए बीजेपी के लोग? और जो कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे,
जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, वो पहले दूसरे चरण में ही ठंडे पड़ गए हैं। और जब तीसरे का वोट पड़ा तो उनके तमाम नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ गए हैं। और ये जो चौथे और पांचवें चरण का जब यहां पर वोट पड़ेगा तो आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी शून्य रह जाएगी। इनके नेताओं के भाषण आपने सुने होंगे। इनके नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, जानकारी होगी। उनके भाषणों का आकलन कर लेना और सच्चाई से जब तुलना करोगे तो आप पाओगे कि इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला नेता और पार्टी कोई आपको दिखाई नहीं देगी। इनके नेताओं के जब मैंने भाषण सुने तो इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद और सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? याद कीजिए, ये लगता है बहराइच के लोग पहले से ही जानते हैं कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं। तमाम तस्वीरें सबसे पहले न्यूज इंडिया आप तक दिखा रहा है, आप तक पहुंचा रहा है और मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और इसलिए आपको सीधा लिए चलते हैं उन्नाव, जहां अभिनव पांडे मौजूद हैं और तमाम जो वोट डालने के लिए मतदाता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। अभिनव उनसे बात कर रहे हैं। तो ये कमोवेश जो है इस तरह का जो है यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन जो निकल कर सामने आया है वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर पर जो है जो आम जनता है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है काफ़ी जो है वो संतुष्ट, और उसी मुद्दे पर जो है इस बार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है चुनाव होने की जो है चुनाव में जो बातें हैं वो निकल कर यही कमोवेश आ रही है कि पुलिस प्रशासन जो है वो बड़ी सुदृढ़ता से काम कर रहा है। पहले जैसे थानों में जो है कई जगहों पर ऐसा मिल के आया कि थानों पर जो है थाने नहीं बेचे जाते, पुलिस पैसा नहीं मांगते, इस तरह की चीज़ें भी जो है निकल कर आई है। लेकिन महिलाओं के साथ दूसरी पार है। एक दूसरे सबसे बड़ी है कि यहाँ पर जो है जो पुलिस प्रशासन है उनके लिए बाकायदे यहीं पर जो है खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है और पूरी दृढ़ता से जो है यहाँ पर जो है ईमानदारी से जो है लोग जो है यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। हरिराम के साथ अभिनव पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो चलिए देखा अंजनी, दरअसल बात यहाँ पे है, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी बात है और हमने कई जगह देखा, कई लोग सिर्फ इसलिए जा रहे हैं एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ कि उन्हें लगता है कि छिनैती बंद हो गई है, जो कमा रहे हैं कम से कम वो छीना तो नहीं जा रहा है। अच्छा, एक चीज है इसमें रमन जी, जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उन आंकड़ों में आप देखिए ना, उन आंकड़ों को हवाला देता है विपक्ष। उसमें कहा गया भाई 8,000 से ज्यादा दंगे हुए। राहुल जी से भी उस दिन हम लोग की चर्चा हो रही थी, लेकिन उसमें क्या हो रहा था, इस बार जो नया ट्रेंड आया है रमन जी, इसमें क्या भाई आपने 4 लोग में घर में अगर कुछ लड़ाई झगड़ा बलवा कर लिया तो वो भी दंगा की श्रेणी में आ जाता था। लेकिन जैसा कि मैं राहुल जी से भी पूछता हूं और कई विपक्षी नेताओं से भी पूछा था कि 4 दंगे ऐसे बनवा दिए, जैसा कि हम बाकी गिनवाते थे कि मुजफ्फरनगर और जो कानपुर का मामला हुआ था, ऐसे तमाम बड़े दंगे उस दौरान हुए थे। तो वो 4 कोई बड़े दंगे नहीं गिनवा पाए, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये कई बार बीजेपी को बैकफुट पे लाते हैं। राहुल जी नहीं, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए सहारनपुर जैसे बड़े दंगे या उस तरह की चीजें तो नहीं हुई हैं, हाँ। लेकिन है संख्या तो एनसीआरबी में दर्ज है नंबर 1। नंबर 2 की देखिए 5 फरवरी 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान भी था, और वो ठीक है कि वो सीए एनआरसी के आंदोलनों के संदर्भ में था, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी जो है कि पिछले 6 महीने में जो है कि लगातार जो है कि कम से कम जो है कि 70 से ज्यादा जो है कि दंगे हुए हैं। वो मुख्यमंत्री जी का ही बयान है ये। अब अचानक से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोई दंगा नहीं हुआ है, तो ये तो एक विरोधाभास की स्थिति है ना, कि आप उसको या तो जीरो कह रहे हैं, तो फिर 5 फरवरी 2020 को जब आप बयान दे रहे थे फिर उसमें आप वो बयान कैसे दे रहे थे? तो ऐसे स्थिति में सवाल तो बिल्कुल बनेंगे, और सवाल बनेंगे फिर पूछा भी जाएगा। नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा था कि तोड़फोड़ किया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था, वो हुआ था और उनसे हम वसूलेंगे। नहीं अंजनी साहब, उन्होंने दंगा शब्द का ना प्रयोग भी किया है मुख्यमंत्री जी के बयान में, आपको दंगा शब्द का प्रयोग मिलेगा। अच्छा, ये है सर्वेश्वर जी, आपके पास आएंगे। ये वाला जो कानून व्यवस्था का मुद्दा था, जिससे रमन जी भी बोल रहे हैं कि तमाम जो रमन जी तो अक्सर ग्राउंड पे ही रहते हैं, इंडिया का वोट वोट करते हैं वो, तो वो जो संतुष्ट हैं कुछ लोग,
हालांकि जो आंकड़े हैं वो थोड़ा विरोधाभासी है, उसी आंकड़े को लेकर विपक्ष हमलावर है। लेकिन वहां पे आप जाइए तो लोगों को लगता है भाई जैसे अभी हम लोग नोएडा में रहते थे, जब आप 8 बजे के बाद जाइए, आपको बुलाया कैब में आओ बैठो, रास्ते में लूट लेते थे। ये सब चीजें फिलहाल ग्राउंड पे नहीं हो रही हैं, और ना जो संगठित अपराध था वो हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि क्या समाजवादी पार्टी अपनी उस छवि से इस बार बाहर निकल पाई है? जी सर्वेश्वर, देखिए वही समाजवादी पार्टी के जो छवि पे वो धब्बा लगा हुआ है उसको वो निकाल नहीं पाएगी, क्योंकि उनका शुरू से इतिहास रहा है। वो बाहुबलियों को टिकट देते आए हैं, और ऐसे तमाम जो भी मतलब दंगा फसाद करने वाले नेता थे, जैसे इनके बाहुबली अभी देख लीजिए कि आजम खान से लेके जो भी मुख्तार अंसारी, और चाहे जो भी हो, कभी बसपा में तो कभी ये में, तो इन लोगों ने एक छवि बना दी और वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गई, और समाजवादी पार्टी खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो गया, तो वो कहीं नहीं रह सकता। जैसा कि आपने बोला कि एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग केसेस बढ़े हैं, तो इसमें एक चीज ये भी है कि अगर किसी के साथ अपराध हो रहा है तो वो जाके पुलिस में रिपोर्ट भी कर रहा है, पुलिस उसकी गहन जांच पड़ताल भी कर रही है। अभी मेरे पास एक नॉर्मल मतलब साइबर क्राइम से मुद्दा आया, और मैंने सीधा मेल कर दिया लखनऊ साइबर क्राइम को, 10 दिन पहले की बात है, और वो एक डेटिंग वेबसाइट से मतलब ऐप से मुद्दा आया, और मेरे पास दूसरे दिन साइबर क्राइम के 10 कॉल आ गए कि आप मुझे सारे अच्छा सर्वेश्वर जी, राहुल जी बने रहिए, सारे रुकना पड़ेगा। और रमन जी, मुझे याद है हम लोग प्रयागराज में उस वक्त रिपोर्टिंग क्या करते थे, राजू पाल जो बीएसपी के विधायक थे राहुल लाल जी, उनको ये अतीक अहमद इनके गुर्गों ने 15 किलोमीटर दौड़ा के गोली मारी थी, और जब तक वो मर नहीं गए तब तक उनको गोली मारी गई। तो ये हाल था समाजवादी पार्टी की सरकार में। और प्लानिंग देखिए कि उस वक्त वहां के डीएम साहब थे ऑफिशियल ड्यूटी पे, ना एसपी साहब थे, और सपा की सरकार थी।